बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुशामदीद। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात की बात मुसलसल करते आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात की एक दफ़ा फिर मैं ये वाज़े कर दूँ कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, हम उस पर आज तफसीली बात करेंगे। हम जिन टॉपिक्स पे आज बात करने जा रहे हैं, उस हवाले से मैं आपको आगाह कर दूँ। अब पाकिस्तान की फ़ौज, जंगी तैयारे और तमाम साजो सामान इस वक्त किंग फैसल एयरबेस सऊदी अरब में तैनात हो चुके हैं। और कुछ तज्ज़ियाकारों का, मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब पे दिफा में खड़ा होगा और ईरान पे जो मुमकिन आने वाले हमले हैं वो सिर्फ सऊदी अरब की सरजमीन से किए जा सकते हैं। सऊदी अरब की सरजमीन से सिर्फ हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और ईरान को इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान पे बराह रास्त अटैक करे। इस तरह की पेशन गोइयाँ सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपना हरमस की नाकाबंदी करेंगे। ईरान जिन जहाज़ों से टैक्स वसूल करते हुए उनको आगे निकालता है और जो गुजर जाते हैं वो उनको भी रोकेगा। चीन ने इस हवाले से रिटेलिएट किया। चीन के जहाज़ निकले और किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं हुई। चीन ने जो गुज़श्ता दिन बयान दिया, चीन का कहना था कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन के लिए साथ खड़े हैं, हम दुनिया में अमन और इस्तेकाम के लिए पुरज़म हैं, हम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, हमारे बहरी जहाज़ अपना हुर्मुज़ के पानियों में आ जा रहे हैं, हमारे ईरान के साथ तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, हम उनका एहतराम करेंगे और तवक्को रखते हैं कि दूसरे ममालिक हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। ईरान अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है और ये हमारे लिए खुला है, किसी और मुल्क की परवाह नहीं है और हम किसी से नहीं डरते हैं। चीन ने ये वाज़े तौर पे पैगाम दिया कि उसको अमेरिका प्रेशराइज़ करने की कोशिश ना करे। हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएंगे, हम अपने जहाज़ लेकर वहाँ से निकल रहे हैं और आते जाते रहेंगे। चूँकि पाकिस्तान के अगर जहाज़ यहाँ पे रुकते हैं तो ये फिर ये तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा जो इजाफे हैं वो देखे जाएंगे और मुमकिन तौर पे 700 तक का फिगर जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल क्यों शुरू हो चुकी है, इसके क्या हल थे और किस तरह से कौन से इलाके में घंटों लोड शेडिंग है। इस हवाले से नाज़रीन कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें कि आपके इलाके में इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। असद कैसा हमारे साथ मौजूद है। कैसा, सबसे पहले जो चीन ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया, चीन ने कहा कि उसके जहाज़ अपना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं और किसी सूरत जो है उन जहाज़ों को नहीं रोका जा सकता। तो कैसा, चीन ने तो वाज़े पैगाम दे दिया अमेरिका को कि उसको रोकने की जरूरत ना की जाए। तो ये आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है? कुदरत ने चीन को मौका फराहम किया है कि वो आप सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान हो सकता है, लेकिन शायद चीन उस दौड़ में शामिल नहीं होना चाह रहा। रूस और अमेरिका की तो सर्द जंग सदियों से लगी हुई है। हमने देखा 50-60 साल तो हम देख रहे हैं उनको, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, साजिशें भी करते हैं। हमने देखा वहाँ पर यूक्रेन में भी यूरोप ने इसकी मदद की, अमेरिका ने तो खुलकर मदद की। चीन को अगर देखा जाए तो वो अमेरिका को अब सुपर पावर मानने को तैयार नहीं है। वो खुद को अगर सुपर पावर नहीं मानता तो कम से कम एक आलमी ताकत जरूर है जो किसी के दबाव में नहीं आती। ठीक है। तो चीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान की मदद कर रहा था, उसको असला भी पहुंचा रहा था, और अमेरिका भी कहीं किसी हद तक इसको अंदाजा है कि उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अमेरिका भी डर रहा है कि अगर मैं चीन के हम आमने सामने आ जाते हैं फिर चीन का पल्ला भारी है। फिर चीन जो है वो ना सिर्फ अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से गिराएगा बल्कि कहीं ना कहीं वो खुद कुर्सी पर बैठ जाएगा। तो उसके लिए वो मौका नहीं देना चाह रहा, तो उसने थोड़ी सी भड़के मारी। जैसे मैं आपको उस दिन से कह रहा हूँ, अमेरिका को अब जरूरत नहीं हो रही, ट्रंप को खासतौर पे अब जरूरत नहीं हो रही कि दोबारा जो एक सीज फायर हुआ है, जो एक जंग बंदी हुई है, अब उसकी खिलाफ वर्जी करे। देखें, कल उसने कहा जी मैं नाकाबंदी करने जा रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात की और बड़ा मीडिया के ऊपर हाइप बनाई गई और लोगों को बताया गया कि जी हम लोग इसके ऊपर देखें और अब कोई तिजारत नहीं होने देंगे।
भाई अमेरिका रशिया ईरान तो वैसे ही चाह रहा है, ठीक है आप पूरा जो समुद्री रास्ते आप बंद करें, आप नए हरमस को बंद करें, तो फिर दुनिया में वैसी सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। और जो जहाँ पे बहरी बेड़े खड़े हुए हैं वो यूरोप में बाकी ममालिक में नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहाँ पर तो एक गैर यकीनी सूरत हाल हो जाएगी। और वहाँ पर लोग फिर अपने जितने भी हुक्मरान उनकी हुकूमतें उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो ईरान तो चाह रहा है, तो अमेरिका ने उसको मौका फराहम कर दिया, खासतौर पर ट्रंप ने। मैं समझता हूँ ट्रंप की कोई पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की पॉलिसी में चल रहा था, अब नेतन्याहू तैयारी में लगा हुआ है, वो आपको नजर आ रहा है। तो इस दरमियान में मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने ना सिर्फ अपना बेड़ा गर्क किया, अमेरिका का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब अमेरिका ऊपर ना को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ना उसकी गिदड़ बपकी को सीरियस लेने को तैयार है। तो जब उसने बातें की लोगों ने सीरियस ही नहीं लिया, खासतौर पर पाकिस्तानी या बाकी ममालिक ने भी। कल मैंने एक वीडियो देखी है जिसके ऊपर कुछ कह रहे हैं इसराइल का बहरी बेड़ा, कुछ अमेरिका क्या कह रहे हैं, जहाँ पर पूरी वहाँ पर कमांडोज ने एक्शन किया, उसके ऊपर बहरी बेड़े के ऊपर कब्जा किया। तो ये ईरानी कमांडोज तो भाई अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे हुए, ईरान के पास अब दूसरा रास्ता ही यहाँ पे चूंकि आपने कमांडोज की बात की है, अगर अमेरिका या इजराइल ईरान में ज़मीनी जंग के लिए कोशां होते हैं, और आपको पता है कि जंग के शुरू में ही अमेरिका की बहुत सारी कोशिश थी, जो एक पायलट को बचाने के नाम के तौर पे उन्होंने अपनी ज़मीनी फ़ौज उतारने की कोशिश भी की, लेकिन IRGC की मजबूत रद्द-ए-अमल ने उनको भागने पे मजबूर कर दिया, उनके जहाज़ गिरा दिए गए। C-130 में पायलट कभी रेस्क्यू नहीं होता और उसमें हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते हैं, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे C-130 में। फौजी साजो सामान और भारी जो है मिलिट्री इक्विपमेंट होती हैं, तो वो तो उससे वाज़ेह था कि वो एक कोशिश की उसने ज़मीनी फ़ौज जो है उतारने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। लेकिन बहुत सारे ख़ित्ते की सूरत हाल को देखें, नक्शे पे आके देखें, तो पाकिस्तान से एक ऐसा रास्ता है कि जो ज़मीनी कार्रवाई के लिए कारगर साबित हो सकता है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान से अड्डा मांग सकता है, और पाकिस्तान इसके लिए क्या जवाब दे होगा? कायद साहब देखिए उसामा, आपको याद होगा एक साबिका अमेरिकी सदर ने कहा था कि हमने जब इस्लामी इनकलाब ईरान में आ रहा था तो हमने देखा कि पूरी दुनिया की सपोर्ट और जो दुनियावी हालात थे वो हमारे हक में थे, लेकिन खुदा या अल्लाह ताला उस वक़्त खमीनी के साथ था। आज भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि रूहानी मदद आज भी ईरान के साथ है। आप बर्री फौज या बूट्स उसी वक्त उतारते हैं जब ऊपर से फजाई कंट्रोल आपके पास आ चुका हो। मैंने आपको पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह ताला ने ईरान को एक किला नमा मुल्क बनाया हुआ, उसके तीनों साइडों पे पहाड़ हैं, संगला पहाड़ है, जहाँ पर अबनाए हरमज़ है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा मतलब इनका ठिकाना है और वहाँ पर इनकी एयर बेसिस हैं। ये किसी सूरत कामयाब नहीं हो रहा है। ट्रंप बड़ी बड़ी बड़के मार लेता है, लेकिन जब वो अपने सिक्योरिटी इदारों के पास जाता है, उनसे कुछ प्लानिंग मांगता है, तो वो उसे कहते हैं सर हमें हर तरफ से हार ही हार है, हम पैदल मतलब अपनी जो बर्री फौज है वो तो बिल्कुल ही नहीं उतार सकते, वो सारी की सारी मलिया मेट हो जाएगी। बड़े बड़े जहाज जब लास्ट टाइम उनको खाक चाटनी पड़ी, उसकी वजह यह है कि वो तो उनकी आवाम भी तैयार बैठी है। आपके पास बहुत सी वीडियोज आई होंगी जिसमें लोग असला लेकर उनके कबायली लोग पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं और इनके जहाज़ों को अटैक कर रहे हैं। अमेरिकी फौजी ने भी ये बात की, उसने कहा कि जब हम हमारे त्यारे ईरान के अंदर पहुंचे तो जिस शख्स के पास एक भी छोटी गन थी वो हम पे फायरिंग कर, वो भी फायरिंग कर। तो ऐसी सूरत में आप जंग नहीं जी सकते। देखें इराक की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, वेनेज़ुएला की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, और भी जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपने ऑपरेशन किए वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं ज़मीनी सपोर्ट मिल गई थी, गद्दारों की सपोर्ट मिल गई थी। अब यह है कि ईरान की आवाम इस जंग के बाद यकीन जाने वो इतनी मुतहिद हुई है कि जो लोग चंद लोग मुजाहिरीन बाहर निकल के अपनी हुकूमतों के खिलाफ निकलते भी थे, अब वो भी एक कौम बनकर उभरे हैं। और इससे पहले जब हम देखते थे तो ईरानी कौम ने बहुत बुरा वक्त देखा है। मेरे कुछ दोस्त यार जब भी ईरान में जाते तो बहुत छोटी करेंसी है उनकी, लेकिन वहां पर वसाइल उसी तरह है। आपने देखा चंद दिनों के अंदर उन्होंने वो रेलवे का ट्रैक बहाल कर लिया, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं ये टेबल पर बैठे और मेरी बात माने। ईरान कहता है कि अब हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं है, अब हमने अमेरिका से फैसला कुन जंग लड़नी है, या अमेरिका हमारे मुतालबात माने या हमसे लड़े।
और हमें या हम जीतेंगे या यह जीतेगा। और जंग का फैसला कहीं ना कहीं किसी ना किसी हक में होता है, चाहे वो साल चले चाहे 20 साल चले। तो अमेरिका को ये लगता है कि जंग जब भी तूल पकड़ेगी, जैसे हम शुरू में कहते थे कि ईरान चाहेगा ये जंग खींच के लाएं। और दूसरी अहम बात देखें, बकिया इराक ने कुवैत पर हमला किया, बकिया ममालिक भी कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द दूसरे ममालिक के ऊपर अटैक करते हैं। मैं कमाल दाद दूंगा ईरान को, यकीन जाने अरब ममालिक से उसके ऊपर अटैक होता रहा, लेकिन उसने अभी तक किसी के ऊपर अपना ज़मीनी हमला नहीं किया। हालांकि ईरान चाहे तो कहीं ना कहीं ओमान के ऊपर, ओमान नहीं तो कम से कम बहरीन के ऊपर वो रजीम चेंज ला सकता है, कहीं ना कहीं अपना प्रेशर डाल सकता है, लेकिन अभी तक उसने किसी खलीजी ममालिक के ऊपर रजीम चेंज के लिए भी कोशिश नहीं की और दबाव नहीं डाला और उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं डायरेक्टली किया। हमला किया तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी अड्डों पर किया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है और ईरान सिर्फ और सिर्फ दिफा कर रहा है। यह भी एक अच्छी बात है जो अभी तक हमने देखी है, नोट की है। यकीन जाने ईरान को 40 दिन उसने दिफा किया, मिसाइल के बदले में मिसाइल मारता था, जो तनसीबात वो उड़ाते थे वही वो इसराइल की उड़ाता था, और जो जिन तनसीबात पर वो हमले करते थे वो फिर अमेरिकन तनसीबात पर हमला करता था। तो ये तो शोशा छोड़ा गया सऊदी अरब का, बकिया मुस्लिम उम्मा का। क्योंकि दुबई जो है वो वाज़ेह तौर पर इसराइल के साथ खड़ा था, लेकिन मैं वहाँ पर भी अप्रिशिएट करूँगा ईरान को कि उसने उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बुर्ज नहीं होता गिराए, और वहाँ पर भी उसने सऊदी बेसिस और एयर बेसिस पे जो अमेरिकन है उनके ऊपर अटैक किया। सऊदीया में भी अमेरिकन एयर बेसिस पे। साहब यहाँ पे मैं छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस टॉपिक के बारे बात। वेलकम बैक। और बात जारी थी जिस तरह से असदकाई साहब बता रहे थे कि मुख्तलिफ बेसिस से ईरान पर अटैक किए गए। गई साहब यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। इन्फ्लेशन की बात जारी थी, महंगाई की बदतरीन सूरत हाल हमारे सामने है, और अब अभी मुकम्मल तौर पे गर्मियाँ नहीं आई हैं, मौसम अभी साजगार है, लेकिन लोड शेडिंग की सूरत हाल एकदम से ये सरप्राइज ही था पाकिस्तान की आवाम के लिए। अब गांव की बात करें, गांव के बाद अब गांव में देखें तो वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि 3-3 घंटे की लोड शेडिंग जो है 1 घंटे के बाद हो रही है। लाहौर जैसे बड़े शहरों में, कराची, फैसलाबाद और इसी तरह रावलपिंडी से भी शिकायत मसूल हुई कि 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जो है उसकी पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग। कैसा ये क्या मसला है इसके पीछे, कि क्या लोड शेडिंग के मसाइल पेट्रोल के साथ लिंक करते हैं? देखिए उसामा, मैं हमेशा कहता होता हूँ हुक्मरानों की गलतियां नस्लें भुगतती हैं। इन लोगों ने जब पावर प्लांट लगाए, वो चाहे रेंटल हों, वो चाहे फर्नेस ऑयल पर हों, इन पावर प्लांट्स को एक तो वो महंगे मुआहदे किए गए, फिर उनकी प्राइसेस डॉलर पे रखी गई, फिर ये हुआ कि पिछले पीटीए दौर में कम से कम वो फिक्स कर दी गई। आज जिस रेट पे डॉलर है, ये खमियाजा इस कौम को भुगतना पड़ना था। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अब भी हालात इससे ज्यादा गंभीर होंगे। जब ये अपना हरमस बंद हो गया तो ये जितने पावर प्लांट्स हैं ये सारे फर्नेस ऑयल पर चल रहे हैं, और इनको ये समझ नहीं आ रही थी जब ये मुआहदे कर रहे थे कि हम मुल्क और कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कि जब भी कभी देखें, दुनिया आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे क्यों जा रही है? ये जो पेट्रोल और डीजल है इनका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो आज आप देखें लाहौर की, जब आप ऑरेंज लैंड में बैठे या कहीं बैठे, आपको पूरे लाहौर की छतों के ऊपर सोलर पैनल नजर आएंगे। अक्सरियत ने सोलर पैनल लगा लिए हुए, हुकूमत ने देखा लोगों ने सोलर पैनल लगा लिया, हमसे महंगी बिजली को नहीं ले रहा तो टैक्स लगा दिए, फिर वो जो ग्रीन मीटर से वो खत्म कर दिए, पॉलिसीज मफा। अच्छा, इनका ये कभी नहीं हुआ कि आवाम के मफाद के लिए कोई पॉलिसी बनाए। ये देखते हैं हमने दिहाड़ी कहाँ से लगानी है, आवाम को कहाँ तंग करना है। अब पता चला आज मुझे कि जी वो दोबारा पॉलिसी रिवाइज करने लगे। अब लोगों ने बड़ी, उस टाइम लोगों के पास बड़ी बैटरीज होती थी, दिन को वो सारा दिन सोलर पे ले लेते थे बिजली, रात को क्योंकि बैकअप नहीं होता था तो वो रात का जो दिन का थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा होता था वो लोग वापडा को दे देते थे। अब लिथियम बैटरीज आ गई हैं 20-20 लाख की, 15-15 लाख की, वो बड़ी बड़ी बैटरीज है 20-20, 30-30 केवी की। वो दिन को जो ओवर लोड होता है वो चार्ज कर लेना। अब वो वापडा को बिजली नहीं देंगे, इतनी महंगी बिजली वो पैदा करके खुद इस्तेमाल करेंगे, आधी बिजली वो स्टोर करेंगे, आधी इनको देंगे। तो सर जो महंगी बिजली के पावर प्लांट्स लगाए उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, और उसी वजह से ये लोड शेडिंग शुरू हो गई है। अब चूंकि इन्होंने ऑयल तक खरीदा नहीं, बिजली का, मिट्टी का तेल देखें कितना महंगा हो गया, डीजल की कीमतें अब जाके कम की, इतने महंगा था। तो फर्नेस ऑयल जो जिससे ये कारखाने चला रहे हैं, जिससे बड़े बड़े ये पावर प्लांट चला रहे हैं, वो जो आप ऑयल नहीं पहुंचेगा तो आपको फिर ये घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये मेन वजूहत है, और ये किया तरह इन्हीं हुक्मरानों का है। यही सरदारी खानदान, यही शरीफ खानदान, यही लोग इख्तियार पर काबत से जिन्होंने मुआहदे किए, आओ इनसे पूछिए। दूसरा, ये नाज़रीन अवाम की अब डिमांड्स हैं, एक तो इनका गिरीबान पकड़ कर इनसे इनको झंझोड़ कर पूछिए, और दूसरा
अब चूंकि ईरान के ऊपर पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं, उससे सस्ता तेल डीजल क्यों नहीं ले रहे? आप ना हरमज अगर बंद भी रहती है तो हमारी तो गैस पाइपलाइन पड़ी हुई है। कैसा पाकिस्तान के बड़े खित्ते में ईरानी स्मगल तेल हम देखते हैं कि वो आ रहा है, सेल हो रहा है। तो अगर उस नेटवर्क को ये खुफिया तौर पे बढ़ा दें, वो बेहतर होगा फैसला। नहीं, वो बड़ा अल्लाह फैसला है, इनको पता है। और आप देखें बॉर्डर के ऊपर तो क्रॉसिंग एक चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो कैसे होती है? ये हमारे इदारों ने भी आंखें बंद की हुई है, सारा मिली भग से होता है। अमेरिका को पता चले इतना लेके तेल डीजल पेट्रोल लेके जा रहे हैं पाइपलाइन। और दूसरा, इसको जिस तरह आप कह रहे हैं कि जैसे हम बड़े बड़े टैंकर्स में लेकर आते हैं, उस तरह मुमकिन नहीं है। तो पाइपलाइन मुआहिदा जो है वो अभी तक फ्रीज पड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता कि वो भी कारगर साबित हो सकता है? मैं यही कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जी हम आलमी फैसले कर रहे हैं, यहाँ पर हम मसालियत करा रहे हैं अमेरिका की, 2 सुपर पावरों की, और हमारे यहाँ बड़े बड़े डेलीगेशन आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात करने को तैयार नहीं है। भाई आप अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए पहले सोचे ना। देखें जर्मनी और फ्रांस जैसे जितने यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर क्राइसिस आए हैं, देखें उन्होंने अपना रशिया के साथ तल्लक ख़राब नहीं किया, उन्होंने उसी तरह सस्ती गैस और बिजली उन्होंने ली। आज भी अगर देखें तो कल हमने प्रोग्राम किया, ग्वादर में अभी भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तो मतलब यह है कि आप दुबई का मुकाबला करना जा रहे हैं, आप दुनिया के साथ, आप कहते हैं हम ऊंची उड़ान उड़ना जा रहे हैं, लेकिन आप अभी, हम बचपन से लोड शेडिंग देख रहे हैं। आज हमारी उम्रें अच्छी खासी 40-40 साल हो चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि भाईजान लोड शेडिंग का अजाब आज भी हम भुगत रहे हैं। और रात को जैसे बिजली बंद हो रही थी, दिन के टाइम क्यों बंद नहीं हुई? दिन के टाइम थोड़ा लोड शेडिंग कम हुई क्योंकि लोग ज़्यादातर सोलर पे थे। रात को वो सोलर पैनल बंद हुए, सोलर बिजली बंद हुई तो लोगों का चूंकि बैटरी का बैकअप घंटा डेढ़ होता है, अब रात को चूंकि लोड ज्यादा पड़ा, लोगों ने एसी चलाने होते हैं या नॉर्मल पंखे चलने हैं, तो इसलिए रात को मैंने हैरान को लोड शेडिंग ये देखी कट से बाद कि अभी इतनी सर्दी गर्मी में नहीं पड़ी और घंटे के बाद घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। ये लाहौर में टाउन एरिया, पीक एरियाज में बात कर रहा हूँ। तो ये सरासर इन हुक्मरानों की नाली है और ये मुल्क का बेड़ा घर करके जाएंगे। जिस तरह इनकी पॉलिसीज हैं, ये मुल्क का आवाम का नहीं सोच रहे, सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहे हैं, अपना इक़्तिदार कैसे बचाना है। जिस तरह आवाम निकली उस दिन इनका इक़्तिदार भी नहीं बचेगा। देखें गाय साहब, आवाम तो नहीं निकलेगी, आपको लगता है कि आवाम निकलेगी? सर जिस दिन आवाम के पाँव जलेंगे, आवाम की बर्दाश्त जवाब दे गई है ना। आवाम के पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना कुछ सहूलत है। हैरान कौन बात यह है कि कभी कभी हमें इनको अंदाजा नहीं है, सुना भी नहीं अंदाजा है उन्होंने ये कि हम मार मुर के भगा देंगे। पहले शुरू में याद है आपको, घंटों लोड शेडिंग नहीं होती थी। सबसे पहले देखें सुई गैस ऐसी गैस थी जो 24 घंटे आती थी। ये हमारी अपनी जाती पैदावार है ना। सुई गैस को फिर रात तक महदूद, दिन तक महदूद कर दिया। अगर रात को 9-10 बजे गैस बंद होना शुरू होगी, अब वो दिन के अंदर भी चंद टाइम वो आती है और एलपीजी के इक्वल ही उसकी कीमत कर दी। मैं सस्ती इतनी गैस थी हमारी जो कुदरती गैस है, लेकिन वो चूंकि अपने हमारा कुदरती गैस पाकिस्तान से निकलती है, लेकिन उसको भी आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्राइस कर दिए। तो मतलब इतनी तबाही बर्बादी जब करते जाएंगे ना, तो सर अवाम कहते हैं ना वो मेंढक की तरह होती है। अवाम बर्दाश्त करती करती वो गर्म पानी जितना भी बर्दाश्त कर लिया इन्होंने, लेकिन एक टाइम पे ये अब कोशिश करेंगे कि जब मरने पे आएंगे तो फिर निकल आएंगे। मरने पे आएंगे तो निकल आएंगे। कैसा साहब, एक इसमें बड़ी आम चीज़ है, चूँकि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में अब इजाफा होना है, इसमें तय है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, एशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो खुद आसमान से बातें करेंगी। ये सारी सूरत हाल को ये भी देख रहे हैं, मुक़्तदरा गवर्नमेंट भी देख रही है, अवाम भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क को ऐसे कंट्रोल किया हुआ है कि कोई इस पर बात करने तक को तैयार नहीं है। और हमने देखा कि जिस रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं। किसी ने वो लंबी लाइनें खड़े होकर एहतजाज नहीं करती कि हम लेवी टैक्स कम कर दें, ये पेट्रोल सस्ता हो सकता है, उस तरफ नहीं आते। वो सीधा कहते हैं कि जी लंबी लाइनें जो हैं इन पे कंट्रोल किया जाए। आपको नहीं लगता कि सबका कसूरवार सबसे पहले अवाम है? देखिए अवाम बेचारी, हमेशा मैं इनको कहता होता हूँ, ये पटरी पे खड़े इंजन के डब्बे होते हैं, ये खड़े ही रह जाते हैं। इनको किसी न किसी ने चलाना होता है, इनके आगे किसी ने लीड करना था। वो इंजन जब भी इनके आगे लग गया, ये अवाम उसके पीछे खड़ी हो जाएगी और निकल आएगी। अभी तक इंजन नहीं है। अब मुझे बताएं, आपने टीएलपी का हाल देख लिया आपने, इसके अलावा जमात इस्लामी निकलती है, वो कहीं ना कहीं बातचीत करके कराची में तो बड़ा तशद्दुद हुआ उन पे। उस टाइम हुआ तो समझ आ गई ना कि अगर कुछ सिंगल पार्टी निकलती है, ताजर निकलते हैं, किसान निकलते हैं, तो उनको कुट पड़ती है, वो अपने घरों में फिर दोबारा दबक के बैठ जाते, फिर दोबारा निकलने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह की एक सियासी जमात रूटीन में निकलती थी, फिर उन सब के ऊपर पर्ची हो गए, उनके हज़ारों कारकुन अभी जेलों में गल सड़ रहे हैं। तो ये चीज़ जब नज़र आती है तो लोग फिर हिम्मत नहीं करते।
अब लीड करने को तैयार नहीं है। हाँ, जिस दिन ये मॉब, जिस दिन ये हजूम निकल आया, उस दिन फिर इन हुक्मरानों को भी भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, दुनिया के फैसले करें, लेकिन इस बेचारी आवाम का भी सोचें। इस आवाम का भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया काई साहब, आपने प्रोग्राम में बड़े अहम तजज़िये पेश किए हैं। आवाम का सब्र जवाब देता जा रहा है और महंगाई की बढ़ती सूरत हाल ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए और इन्फ्लेशन में जिस तरह से तेज़ी से इजाफा हो रहा है, गरीब आदमी इसमें मुश्किलात से दो चार हो रहा है। बहरहाल ये सूरत हाल तो है, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको भुगतना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता और अवाम भी इसको बखूबी जानती है कि ये महंगाई हमारे गले पड़ गई है, इसको ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना है। तो इसी वजह से वो लंबी कतारों में लगना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ खड़ी करना जो है वो बेहतर नहीं समझते। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में बात करते रहेंगे। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।